बच्चों, आज टॉपिक शुरू करते हैं डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चों, क्योंकि जो डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसकी? यूनिट सेल की। तो मास भी किसका होगा? यूनिट सेल का। और वॉल्यूम भी किसका होगा? यूनिट सेल का। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, अब डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें दो चीज़ों पर वर्क करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मास ऑफ यूनिट सेल। तो ये शुरुआत करते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, कि कैसे हम यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखिए, जो हमारी यूनिट सेल है वो कैसी है? क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऐसा करते हैं, एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं। बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल होती कैसी है? जिसमें एज लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। उसी को क्या बोलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, यदि एज ये हमने ए माना है तो ये भी क्या होगा? ए। यानी कि यूनिट सेल का एज क्या होता है? सब इक्वल होगा, इसीलिए उसको क्या कहा? क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हम किस पे वर्क कर रहे हैं? शुरुआत में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमने क्या माना कि यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो बच्चों क्या है? ए है। तो मान लेते हैं, चलिए, सपोज the edge length of the unit cell एज लेंथ हमने कितना मान लिया बच्चों? ए। एज लेंथ हमने ए मान लिया है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब आप खुद ही सोचो। देखिए बच्चों, वॉल्यूम निकालना है हमें यूनिट सेल का, और यूनिट सेल कैसी है? क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। और जब क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एज का क्यूब। क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल क्या है बच्चों? जिसमें एज लेंथ क्या है? सभी इक्वल होती हैं। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एज का क्यूब। तो हमने क्योंकि एज कितना सपोज किया? ए, तो हमने वॉल्यूम क्या कर दिया? ए क्यूब। बहुत ही सिंपल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें किस पे वर्क करना है बच्चों? मास ऑफ यूनिट सेल। चलिए, अब लिखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है कि मास ऑफ यूनिट सेल, मास कैसे निकलेगा यूनिट सेल का? यूनिट सेल के अंदर क्या है बच्चों? उसके एटम्स प्रेजेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर। अब यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, यदि हमें मालूम हो कि उन एटम में एक एटम का मास कितना होगा, क्योंकि सब कैसे होंगे? साइज में इक्वल होंगे, वेट में इक्वल होंगे, मास उनका इक्वल होगा। तो अब यदि ये हमें मालूम हो, बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, मास ऑफ यूनिट सेल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे? कि हमें ये मालूम हो कि यूनिट सेल जो है उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और एक एटम का मास कितना है। यदि हमें दो चीज़ें मालूम हो जाएं तो हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ यूनिट सेल। क्योंकि एटम्स का जो मास है सब इक्वल होगा। यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स हैं उन सभी का मास कैसा होगा? इक्वल होगा। तो यदि हमें एक एटम का मास मालूम हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। बच्चों, आप क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ
यूनिट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, खुद ही सोचो ना। ये मान लो यूनिट सेल है, अब इसके अंदर कितने एटम्स हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स, कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है, इनटू लिख लेते हैं पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। यदि हमें ये दोनों चीज़ें मालूम हो तो मल्टीप्लाई करके क्या निकल सकता है बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल, की नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए और एक एटम का मास, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए मास ऑफ वन एटम कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको, तो मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं मास ऑफ वन एटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और तो लिखते हैं मास ऑफ वन एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि कैसे वन एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों कैसे किया जाता है, जो उसका मोलर मास होगा अपॉन जो एवोगैड्रो नंबर होगा उसको डिवाइड कर दे तो मास ऑफ वन एटम कैलकुलेट हो जाता है। तो मोलर मास क्या होता है बच्चों, मोलर मास होता है एक मोल का जो मास होगा वो क्या होता है, मोलर मास। जैसे क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23। तो ये 23 या 35.5 हम क्या बोल रहे हैं कि एक मोल का मास कितना है। ठीक है, तो मोलर मास क्या है कि एक मोल का मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी आप जानते हैं क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये तो हमें मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, मोलर मास एक मोल का जो मास होगा तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, मास ऑफ वन एटम। अब मास ऑफ वन एटम कैलकुलेट कर लिया, अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम क्या मान लेते हैं, Z मान लेते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए नंबर ऑफ एटम्स हमने कितना मान लिया, Z मान लिया, क्योंकि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग कैलकुलेट होते हैं। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में अलग होंगे, फेस सेंटर्ड में। तो फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं, Z। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है, Z, और मास ऑफ वन एटम क्या आया, M/Na। अब देन हम क्या लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल। अब लिख लेते हैं अगेन, सो मास ऑफ यूनिट सेल, देखिए हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आपने क्या माना, Z, इनटू मास ऑफ वन एटम आपने कैसे कैलकुलेट किया, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या लिख लिया, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल हमारे पास ये आ गया है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था, A³। तो वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी के लिए अब हमें क्या लिखना है, डेंसिटी, चलो बच्चों लिखते हैं। डेंसिटी क्या होगी बताइए, मास कितना है, Z इंटू M मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम कितना कैलकुलेट किया, A³, क्योंकि हमने एज लेंथ कितना माना, A³। और इसे और सही तरीके से लिख देते हैं, यानी कि Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है किसके लिए फॉर्मूला है ये, यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल की, जब हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। तो Z यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, M क्या है बच्चों,
मोलर मास, ए क्या है, एज लेंथ, और एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर।